हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं पूजा पब्लिकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एक और बात, आप लोग अगर इसी तरह ये वीडियो देखेंगे तो आपका सिलेक्शन तो पक्का हो ही जाएगा। ये वीडियो शेयर करके अपने दोस्तों के साथ उनका भी सिलेक्शन होने में आप उनकी मदद कर सकते हैं, तो जल्दी से शेयर करिए। पिछली वीडियो में हमने मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियों को समझा। परिवार क्या होता है, परिवार की विशेषताएं और परिवार के प्रकार कितने होते हैं। आज की क्लास में हम विवाह, जाति लिंग की असमानता, धर्म और विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में हमने मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियों को पढ़ा था, परिवार पढ़ा। आज की क्लास में हम विवाह, जाति लिंग की असमानता, धर्म और भाषाओं के पढ़ेंगे। अगली आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी हम पाठ्यक्रम के अनुसार सारे लगातार सीरीज वाइज चलते जाएंगे। ये जितने भी टॉपिक्स इसमें दिख रहे हैं आपको, हम इन सब को कवर करेंगे और जो भी इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनके हम क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले पूजा पब्लिकेशन आपके लिए लेके आया है पूजा UPSSC मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा की प्रैक्टिस सेट। क्या है? मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा की प्रैक्टिस सेट। इसमें ऐसी क्या खास बात है जो और किसी किताब में नहीं है? तो पहली तो ये खास बात है कि जो दिनांक 31 अगस्त 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम पर ये आधारित है। जो लेटेस्ट सिलेबस आया है उसके पाठ्यक्रम पर ये आधारित है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो ये है कि इसके अंदर जो आभास सेट, जो प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, वो उसका जो लेवल रखा गया है वो पहला प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, दूसरा थोड़ा उससे ज़्यादा, तीसरा थोड़ा उससे ज़्यादा, और जो 10वां और 9वां है ये सेट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे। तो ये इसलिए रखा गया है जिससे कि आप धीरे धीरे करके आपका जो बेसिक है, जो आपका जो ज्ञान है वो उस लेवल तक पहुंच जाए कि आप कोई भी क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए वो आपके नॉलेज से बाहर हो नहीं पाए, आप सारे के सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओ और सबके आंसर दे सको। तीसरा, पाठ्यक्रम के अनुसार YouTube पर मुफ्त वीडियो भी मिलेंगी। इसका क्या फायदा है? इसके साथ एक शॉर्ट नोट्स भी दिए, तो जो शॉर्ट नोट्स हैं उसी को इस YouTube वीडियो में पढ़ाया जा रहा है और थोड़ा ज़्यादा जानकारी भी है इसमें शॉर्ट नोट्स में। और प्रैक्टिस सेट आपको मिल गया, आपको नोट्स मिल गए और आपके जो लेटेस्ट सिलेबस है उस पर है। तो इसके अलावा तो और कुछ आएगा ही नहीं बाहर से। तो ये पूरा एक पैकेज है जिसमें आपको कोचिंग भी नहीं लेनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक किताब और एक वीडियो पढ़नी है, देखना है, आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। विवाह। विवाह एक ऐसी संस्था है जो पुरुष और स्त्री की भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ये पुरुष और स्त्री के संबंधों को स्थायी संबंधों के रूप में स्थापित करने की स्वीकृति देता है। पुरुष और स्त्री परिवार का एक रूप स्थापित करते हैं। इसका तात्पर्य है कि विवाह एक ऐसी संस्था है, ऐसा बंधन है जो पुरुष और स्त्री की भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। विवाह पुरुष को स्त्री से संबंध, उनके रिलेशन को इस्टेब्लिश करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। पुरुष और महिला दोनों मिलकर परिवार बनाते हैं। क्या है? पुरुष और महिला, जो स्त्री है, परिवार का एक रूप स्थापित करते हैं। ठीक है। अब विवाह में एक दूसरे को क्या मदद मिलती है? एक ये भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। स्थायी संबंधों के रूप में स्थापित करने में की स्वीकृति देते हैं। ठीक है। सामान्य शब्दों में विवाह एक ऐसी संस्था है के रूप में परिभाषित किया जाता है जो आदमी और औरत को पारिवारिक जीवन स्थापित करने का मौका देता है। विवाह के माध्यम से यौन संबंध रखने की स्वीकृति मिलती है और वैवाहिक संबंधों की ही पति पत्नी तथा बच्चों के जो सामाजिक दायित्व होते हैं उन्हें पूरा करने का अवसर भी देते हैं। इसका मतलब है कि विवाह एक संस्था है जो पुरुष और महिला को पारिवारिक जीवन स्थापित करने का मौका देता है। विवाह के माध्यम से समाज द्वारा यौन संबंध की स्वीकृति भी मिल जाती है और वैवाहिक सामाजिक संबंध से पति और पत्नी
और बच्चों को सामाजिक दायित्व, जिसे सोशल ऑब्लिगेशन भी बोलते हैं, मिल जाता है। बहुविवाह वह विवाह होता है जिसमें एक औरत एक से अधिक पुरुष रखती है अथवा एक पुरुष एक से अधिक औरत रखता है। ये दो प्रकार के होते हैं, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह। बहुविवाह, जिसे पॉलीगैमी भी बोलते हैं, वह विवाह होता है जिसमें एक औरत एक से अधिक पुरुष रखती है अथवा एक पुरुष एक से अधिक औरत रखता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो बहुपत्नी विवाह और एक बहुपति विवाह। ठीक है, तो बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह में क्या अंतर होता है, चलिए समझते हैं। बहुपत्नी विवाह ऐसा विवाह होता है जिसमें एक पुरुष कई औरतों से विवाह करते हैं। बहुपति विवाह ऐसा विवाह होता है जिसमें एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह करती है। यदि पत्नी पति के सगे भाइयों के साथ विवाह करती है तो उसे भ्रातृ बहुपति विवाह कहा जाता है। जैसे महाभारत महाकाव्य में द्रौपदी ने पांडवों से विवाह किया था। ठीक है, बहुपत्नी में मल्टीपल जो अनेक औरतें होती हैं, जिसमें एक पुरुष कई औरतों के साथ विवाह कर लेता है और पारिवारिक संबंध रखते हैं। और बहुपति में जहाँ पे एक औरत कई पुरुषों के साथ विवाह कर लेती है और उनके साथ भी पारिवारिक संबंध रखती है। उसमें एक और चीज़ है, अगर पति के जो सगे भाई हैं उनके साथ ही विवाह करती है वो, तो उसको भ्रातृ बहुपति विवाह कहा जाता है, जो कि महाभारत में महाकाव्य में द्रौपदी ने पांडवों से विवाह किया था। ठीक है, अब देखते हैं विवाह के बुनियादी प्रकार। ठीक है, प्रकार: यौन संतुष्टि, बच्चों का प्रजनन और पालन पोषण, आर्थिक सहयोग सुरक्षा, सहचारिता और संवेगात्मक सहयोग। इसका मतलब क्या है? यौन संतुष्टि मिल जाती है, यौन संबंध करने की तरफ से ये समाज की तरफ से स्वीकृति मिल जाती है। बच्चों का चाइल्ड रिप्रोडक्शन का एक हमें एक अथॉरिटी मिल जाती है, एक समाज की तरफ से पालन पोषण करना उनका। आर्थिक में काफ़ी सहयोग मिलता है, सुरक्षा भी होता है, सहचरिता और संवेगात्मक सहयोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अनुलोम विवाह वह विवाह जिसमें उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की महिला से शादी करता है। ऐसा विवाह समाज में मान्य है। इसमें क्या होता है, उच्च वर्ण का जो पुरुष है वो निम्न वर्ण की महिला से शादी करता है। ठीक है, अब प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह क्या होता है? वह विवाह जिसमें निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की महिला से शादी करता है, उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। अब अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की महिला से शादी करता है और प्रतिलोम विवाह में निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की महिला से शादी करता है। ठीक है, पतिव्रता विवाह वह विवाह जिसमें एक स्त्री अपने पति के मर जाने के बाद पति के भाई के साथ विवाह करती है, उसे पतिभ्राता विवाह कहा जाता है। ठीक है, इसमें उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की महिला से शादी करता है, इसमें निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की महिला से शादी करता है। और पतिभ्राता विवाह में जब पति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसकी बीवी उसके पति के भाई के साथ विवाह करती है, उसे पतिभ्राता विवाह कहते हैं। ठीक है, हिंदू विवाह के 8 परंपरागत स्वरूप पाए जाते हैं, जिसमें 4 समाज मान्यता देता है और उनमें से जो 4 हैं, 8 में से जो 4 तो समाज मान्यता देता है और अन्य 4 है समाज मान्यता नहीं देता है। ठीक है, तो देखते हैं पहले कि 4 मान्यता जो समाज मान्यता देता है वो कौन कौन से 4 स्वरूप हैं। ठीक है, एक है ब्रह्म विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा है प्रजापत्य विवाह। ठीक है, अब देखते हैं जिसमें मान्यता प्राप्त नहीं है, वो है असुर विवाह, दूसरा है गंधर्व विवाह,
तीसरा है राक्षस विवाह, चौथा है पिशाच विवाह। ठीक है, अब इनका मतलब समझते हैं। अब देखते हैं कौन से विवाह क्या क्या होते हैं, क्या श्रेणी में आते हैं। ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या होता है, इसमें पिता अपनी पुत्री को विद्वान व सच्चरित्र व्यक्ति को सौंपता है, इसी को कहते हैं ब्रह्म विवाह। ठीक है। देव विवाह, इसमें पिता अपनी पुत्री को किसी पुरोहित ब्राह्मण को सौंपता है। देव विवाह में क्या होता है, पुरोहित ब्राह्मण को सौंपता है। ठीक है। और इसमें जो ब्रह्म विवाह है उसमें क्या होता है, उसमें होता है विद्वान व सचरित्र व्यक्ति को सौंप देता है। ठीक है, तो देव विवाह भी हो गया। अब आ गया तीसरा, आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता है, इसमें दुल्हा दुल्हन के पिता को गाय या बैल भेंट स्वरूप देता है। दुल्हा क्या करता है, दुल्हन के पिता को, इसको दुल्हन के पिता को गाय या बैल भेंट स्वरूप देता है। ठीक है। अब आ जाते हैं चौथे वाले पे, जो कि है प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में क्या होता है, इस विवाह में पिता अपनी पुत्री के दुल्हा के पिता से बातचीत करके विवाह तय करता है। इसमें क्या होता है, जो पिता अपनी पुत्री, जो उनकी बेटी है, जो दुल्हन है, वो दूल्हे के पिता से बातचीत करके विवाह तय करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं उन चार को जिनकी मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है। असुर विवाह, इसमें लड़की के पिता को वधू का मूल्य देकर विवाह किया जाता है। गंधर्व विवाह, इसमें दुल्हा दुल्हन अपने माता पिता की सलाह लिए बिना एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं, मतलब एक तरीके से भाग जाते हैं या बिना पूछे ही शादी कर लेते हैं, गंधर्व विवाह। राक्षस विवाह, इस विवाह में लड़की का अपहरण कर लिया जाता है तथा उसके माता पिता की सहमति के बिना विवाह कर लिया जाता है। इसमें क्या है, सहमति नहीं मिलती माता पिताजी की और अपहरण हो जाता है, इसको राक्षस विवाह कहते हैं। पिशाच विवाह, इस विवाह में जब लड़की निद्रा में या नशे में होती है या असंतुलित मस्तिष्क की होती है, तब उसके धर्म को नष्ट करके या गर्भवती करके उसके साथ विवाह किया जाता है। तो पिशाच होता है, एक तो या तो वो नशे में हो या फिर असंतुलित हो, उसको उसके धर्म को नष्ट करके या गर्भवती करके उसके साथ विवाह किया जाता है। राक्षस में क्या होता है, उसे अपहरण कर लिया जाता है और बिना माता पिता की सहमति के उससे विवाह कर लिया जाता है स्त्री से। गंधर्व में दुल्हा दुल्हन अपने माता पिता को बिना बताए, बिना सलाह लिए, उनके बिना ही एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं। असुर विवाह में क्या होता है, लड़की के पिता को वधू का मूल्य देकर विवाह किया जाता है। ये हो गए जिसे समाज से स्वीकृति प्राप्त नहीं है, ये असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। और जिनको मान्यता दी हुई है वो कौन से हैं, वो है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव से तात्पर्य व्यक्ति के लिंग के आधार पर उसके साथ असमान व्यवहार करना या असमान धारणा रखने से होता है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति के जो लिंग के आधार पर उससे आप गंदे तरीके से बात कर रहे हैं, उनसे व्यवहार अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, उसे लैंगिक भेदभाव कहते हैं। लैंगिक भेदभाव से शोषण तथा उनके अधिकारों का हनन होता है। ठीक है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में जो एक रिपोर्ट होती है ये, तो उसमें 146 देशों में भारत का स्थान 135वां है, 135वां था। ठीक है, जबकि 2021 में 156 देशों में 140वें स्थान पर था। हम बहुत ही नीचे चल रहे हैं। ठीक है,
तो ये एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि 2022 जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है 2022 का, उसमें भारत का स्थान कौन सा है, कितने देशों में से? ठीक है, तो 146 देशों में से भारत का स्थान 135वां है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? तो ये आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाता है। 2022 के सूचकांक में आइसलैंड शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि अफगानिस्तान सबसे निचले स्थल पर रहा। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा सबसे पहले स्थान पर, शीर्ष स्थान पर रहा और कौन सा सबसे नीचे। अगर 146 देश हैं तो उसमें से 146 देश वाला जो 146 नंबर पे है वो कौन सा देश है? वो हो गया आपका अफगानिस्तान, और पहले पे आ गया आपका आइसलैंड। ठीक है, अब आ जाते हैं लैंगिक भेदभाव। महिलाओं को कमजोर समझने से, महिलाओं के असहाय समझने से, उनको पुरुषों की जिम्मेदारी समझने से, शारीरिक व मानसिक शक्ति को कम आंकने से होता है। ठीक है, तो लैंगिक भेदभाव क्या होता है? वो होता है महिला को कमजोर समझना, महिलाओं से असहाय समझने में से, मतलब कि वो ये काम नहीं कर सकती, ये इस काम के लिए असमर्थ है, उसको कहते हैं असहाय समझना। पुरुषों की जिम्मेदारी समझना, और आखिरी है शारीरिक व मानसिक शक्ति को कम आंकने से होता है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है कि किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, संविधान का जो अनुच्छेद 15 है, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15। उसमें क्या लिखा गया है? उसमें ये लिखा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो आपको दंडनीय अपराध भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। परिवार के स्त्री व पुरुष के साथ समान व्यवहार नहीं होता है। समाज परिवार को पितृसत्तात्मक व पितृवंशीय कहता है, जो लैंगिक भेदभाव का मूल कारण होता है। स्त्री परिवार में रसोई का कार्य, बच्चों का पालन पोषण व उन्हें अन्य गृहस्थी का कार्य करती है। तो मोस्टली जो परिवारों में ये होता है कि परिवार में स्त्री व पुरुष के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। ठीक है, पुरुष को हमेशा ऊपर रखा जाता है और स्त्री को हमेशा नीचे रखा जाता है, जो कि गलत है। आपका एक इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए इनके बीच में। ठीक है, तो समाज परिवार को पितृसत्तात्मक, ये हमने पढ़ा था इससे पहली वाली क्लास में, और पितृवंशीय कहता है। पितृवंशीय मतलब जहाँ पे पिता की साइड चलती है वंश, जैसे कि अगर बच्चा हुआ तो बच्चे के पीछे नाम लगेगा पिता के साइड का, तो ये पितृवंशीय हो गया। और पितृसत्तात्मक मतलब कि जहाँ महिला, जो पत्नी है, वो अपना घर छोड़ करके पति के निवास स्थान पर जाकर के रहती है, उसे पितृसत्तात्मक विवाह कहते हैं। ठीक है, जो लैंगिक भेदभाव का मूल कारण है। ठीक है, तो ये दो लैंगिक भेदभाव के मूल कारण हैं। स्त्री परिवार में रसोई का कार्य, बच्चों का पालन पोषण व अन्य गृहस्थी का कार्य करती है। जो मोस्टली ये देखा जाता है कि जो स्त्री है वो किस लिए, उनके लोगों के जो दिमाग में जो माइंडसेट है, जो उनका सोच है, वो ये है कि स्त्री परिवार में क्या करेगी? रसोई संभालेगी, बच्चों का पालन पोषण देखेगी और गृहस्थी संभालेगी। उनको काम करने की अभी भी छूट नहीं है, उनको अभी बंद करके रखा हुआ है। तो ये भी एक कारण है लैंगिक भेदभाव का, जो कि नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। धर्म। धर्म आस्था का विषय है। ये श्रद्धा और अंधविश्वास पर आधारित होता है, ना कि अनुभवाश्रित सबूतों पर। ठीक है, तो धर्म क्या है?
धर्म आस्था का विषय है। एक तो पहली बात तो ये आ सकता है क्वेश्चन, ये किस पर आधारित होता है? ये होता है श्रद्धा और अंधविश्वास पे। किसी ने भी भगवान को देखा नहीं है, ये श्रद्धा ही है और अंधविश्वास ही है जिस पर ये धर्म आधारित है, ठीक है, ना कि किसी एविडेंस पे ये बेस्ड है। ये बेस्ड है जो धर्म की जो विषय है ये आस्था पर आधारित है, ये श्रद्धा पर आधारित है, ये अंधविश्वास पर आधारित है। ये कोई एविडेंस नहीं है इसका कि भगवान धर्म है कि नहीं है, ऐसा नहीं है, तो ये इस पे नहीं आधारित करता है, ठीक है। आस्था व श्रद्धा विवेक से परे होते हैं। आस्था व श्रद्धा विवेक से परे हैं, ठीक है। तो विवेक इसमें आस्था जो धर्म है वो आस्था और श्रद्धा पर आधारित है, ना कि विवेक पे। ऐसा कोई नहीं है कि जहाँ पे आपको दिमाग की या बुद्धि की जरूरत है इसे लगाने के लिए, इधर आपको कुछ बुद्धि नहीं लगानी है, आप बस श्रद्धा है और अंधविश्वास है और ठीक है और आस्था है, ठीक है। धर्म सार्वभौमिक रूप से पाया जाता है। धर्म सार्वभौमिक रूप से पाया जाता है। इसके विश्वास व कार्यकांड एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होते हैं। जैसे कि हिंदू में शिव जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, इनकी मान्यता है। ईसाइयों में जो क्रिश्चियन होते हैं उधर जीसस की मान्यता है। सिख में गुरु गोविंद जी की मान्यता है। जैनों में महावीर स्वामी की मान्यता है। तो ऐसे जो विश्वास है और कर्म कांड है एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होते हैं। ये नहीं है कि सबका एक ही सेम है, भगवान एक ही है लेकिन सब धर्मों की अलग अलग आस्था है और अलग अलग विश्वास है, ठीक है। सरल समाजों के धर्म दो प्रकार के होते हैं, आत्मवाद और टोटमवाद, ठीक है। आत्मवाद आत्मा के अस्तित्व में विश्वास द्वारा परिभाषित किया जाता है। इनको क्या है, इसका मतलब क्या है? तो इसमें आत्मवाद का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अपनी आत्मा में ही सांसारिक दृश्यों को देखना, संसार का दर्शन करना, या फिर अपनी अंतर आत्मा को ही संपूर्ण संसार के रूप में देखना। इसका अर्थ ये है कि आत्मा में ही देखना अपने आप को, संसार का दर्शन करना, या फिर अंतरात्मा में ही पूरा संपूर्ण संसार को देखना। इसे कहते हैं आत्मवाद आत्मा, ठीक है। और जो टोटमवाद है, ठीक है, टोटमवाद का उद्गम उत्तरी अमेरिका के आदिवासियों से हुआ था। कहाँ से हुआ था? उत्तरी अमेरिका के आदिवासियों से हुआ था। टोटमवाद का विश्वास है कि एक समय ऐसा था जब पौधे, जानवर और अन्य बेजान वस्तुओं ने गोत्र को संस्थापित किया था। तो टोटमवाद का विश्वास है कि एक टाइम ऐसा भी था जहाँ पे पौधे, जानवर और जितने भी बेजान वस्तु हैं ने गोत्र को संस्थापित किया था, ठीक है। यहूदी, ईसाई, इस्लाम, सिख धर्म एक श्रवादी है, जबकि हिंदू धर्म बहुदेववादी है। तो इसका मतलब क्या है कि इनका एक ही है कि यहाँ पे बहुत सारे देवता देवी होते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही मेन जो देव या देवती हैं, देवी हैं, वो एक ही है, ठीक है। और इसमें एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो इन जैसे जैनिज्म भी है और बुद्धिज्म है, ये सब इसमें आते हैं। हिंदू बहुदेववादी में आता है, ठीक है। अब प्रत्येक धर्म के अनुयायियों का एक समुदाय होता है जिसकी भागीदारी विभिन्न संगठनों में होती है। ऐसे संगठन को चर्च या पंथ कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कौन से अनुच्छेद में है? 25 से 28,
ठीक है, धर्म का की स्वतंत्रता का अधिकार देता है यह अनुच्छेद, जो भारतीय संविधान में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाने की कोशिश करिए। मिलते हैं अगली क्लास में।